गुड मॉर्निंग साथियों और मेरे प्यारे छात्र छात्राएं। आज मैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखने वाले हैं बेहतर ढंग से। तो ये जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, ये बिहार बोर्ड का 9वीं कक्षा का भूगोल जो है, ठीक है, बिहार बोर्ड का जो 9th क्लास का भूगोल है उससे मैं कवर करने का प्रयास करूँगा और उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगा वो भी मैं देने का प्रयास करूँगा। तो यह जो वीडियो है विशेष रूप से भारत में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, ठीक है, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी वगैरह वगैरह में भी ये काम आने वाला है। तो इस टॉपिक को बहुत आराम से देखेंगे और 9th क्लास के विशेष रूप से बच्चे जो हैं इस टॉपिक को देखेंगे ताकि उनको बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन उत्तर आएगा, प्रश्न उत्तर, वहाँ पर उनको बनाने में सहूलियत होगा। तो ये 9th क्लास का जो है किताब बिहार बोर्ड का, उसको मैं आज देखने वाला हूँ और बहुत ही डेप्थ जानकारी दिया गया है। तो मैं समय को ना गंवाते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये है भारत का मानचित्र, ये है भारत का मानचित्र और इस मानचित्र में देखेंगे कि पाकिस्तान का स्थिति कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से यदि बीच में एक रेखा खींच दे तो भारत का उत्तर पश्चिम में यहाँ पे पाकिस्तान है। आप लोग देख पा रहे हैं कि यही है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। यहाँ पे ये पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ये तो पहला प्रश्न बनता है कि भारत के किस दिशा में है, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन है, तो पाकिस्तान है, ठीक है। तो आज इसी देश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान देश के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर है पहला गुजरात। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला गुजरात है जिसकी राजधानी गांधीनगर। यहाँ पे राजस्थान है जिसकी राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और हरियाणा नहीं बनाती है। उसके बाद है पंजाब, यहाँ पर है पंजाब। पंजाब के बाद सीधे आते हैं जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख। तो इसी एरिया में क्या विवादित होते रहता है, युद्ध होते रहता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान से भारत का कुछ सटे हुए राज्य हैं, ठीक है। तो हम लोग भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और भारत से कुछ जो सटे हुए राज्य हैं उसको भी देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस मैप में। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे मैं वर्ल्ड एटलस का एक मैप होता है उसको पेस्ट करने का प्रयास किया हूँ। तो देखिए यहाँ पर अरेबियन सी है। कौन सा सागर है, अरब सागर, ठीक है। और हम लोग बांग्लादेश के साथ में पढ़े थे बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे अरेबियन सागर और ये है, यहाँ पे अरेबियन सागर में ही देखिए यहाँ पे है गुजरात, या ऐसे करके ये वाला भाग है भारत का भाग, इंडिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहीं पर जो एक नदी गिरती है, कहाँ पे, तो अरब सागर में, जिसको सिंधु नदी का मुहाना भी कहते हैं। देखिए कराची जो शहर है यहाँ पर है। यदि आप लोग चाहेंगे तो कराची गूगल मैप के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये कराची है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए ग्वादर है, ग्वादर बंदरगाह यहीं पर है इसका। हैदराबाद यहाँ पर है, ठीक है। और ये है सिंध प्रांत के एरिया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं वो सब आए हुए हैं, ठीक है। और यहीं पर हम लोग पाकिस्तान में पढ़ेंगे
कौन कौन सी? तो हिंदू कुश, सुलेमान, ये सब पर्वत श्रेणियाँ। तो यहाँ पर देखिए इस्लामाबाद जिसकी राजधानी है, यहाँ पे लाहौर है एकदम जस्ट सामने, और इधर भी एक पंजाब है। ठीक है, और बाकी बात ये सब मैप को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहीं पर एक केटू जो ये एरिया में आता है। ठीक है, और इधर है चाइना, और यहाँ पर देखिए हिंदू कुश है, और नीचे सुलेमान है। ठीक है, तो मैं आता हूँ जो 9th क्लास का बुक में बहुत सुंदर सा एक मानचित्र देने का प्रयास किया है बिहार बोर्ड। देखिए भारत का मानचित्र को पूरा बनाया गया है, और इधर पाकिस्तान दिखाया गया है, उत्तर पश्चिम की ओर पाकिस्तान है। ठीक है, तो यही देश के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है, जलीय नहीं है। जलीय पड़ोसी देश में हम लोग देखेंगे श्रीलंका और मालदीव, ये 2 आइलैंड पड़ोसी कंट्री है। ठीक है, निकटतम पड़ोसी देश में यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे निकट है और प्लस में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी ये बड़ा है। आज से कुछ दशक पूर्व भारत का ही ये अंग था, इसीलिए कभी कभी हम लोग गुस्सा से बोल देते हैं कि भारत पिता है तो पाकिस्तान पुत्र है। ठीक है, लेकिन ये सब बात नहीं कहने हैं। ये एक संवैधानिक तौर तरीके से एक अलग देश बन चुका है। और ये कब बना है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका पाकिस्तान का जो है जन्म कब हुआ है, तो यहाँ पर भारत के विभाजन से बना है। तो भारत से कब ये बटा है? 14 अगस्त 1947। ये प्रश्न बच्चों पूछा जा सकता है, तो आप लोग 1 लाइनर का नोट्स भी बना सकते हैं। सीधा लिख सकते हैं 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर के क्या बना? एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, देश बना। ठीक है, इसके 2 अंग थे। कौन कौन अंग थे? 2 अंग, एक था पश्चिमी और एक पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, एक जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, किंतु 1971 में इसका पूर्वी अंग अलग होकर के क्या बन गया? एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब केवल पश्चिमी पाकिस्तान ही पाकिस्तान कहलाता है। हम लोग पूर्वी पाकिस्तान पढ़े हुए हैं, बांग्लादेश। ठीक है, तो अभी भी, लेकिन वो भी अब बांग्लादेश के नाम से दर्ज है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के रूप में ही वो शुरुआती दौर में जाना जाता था। यह भारत के किधर, देखिए लोकेशन के आधार पर हम पहले ही मैप में बताने का प्रयास किए थे, भारत के ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। और उत्तर पश्चिम में एक और देश है अफगानिस्तान। ठीक है, और पश्चिम में अब अफगानिस्तान, पश्चिम में ईरान और दक्षिण में अरब सागर। उत्तर पश्चिम में ईरान की भूमि भी है। ठीक है, जो भारत के पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से थोड़ा बहुत टच किया है। देखिए पाकिस्तान का भौगोलिक विस्तार दिया हुआ है, अक्षांशीय विस्तार। जिस प्रकार से हम लोग भारत का पढ़े, श्रीलंका का पढ़े, ठीक है, और नेपाल का पढ़े, भूटान का पढ़े, तो हर एक देश का अपना एक क्या होता है? भौगोलिक विस्तार होता है। तो ये है 23 डिग्री 30 मिनट। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हम लोग को 23 डिग्री 30 मिनट, क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, से लेकर के 36 डिग्री, तो 36 डिग्री ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, 36 डिग्री 45 मिनट, 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और 61 डिग्री, तो 61 डिग्री कहाँ से? देखिए ये वाला भाग से, जो ये पश्चिमी भाग है, ये हो जाएगा 61 डिग्री, 61 डिग्री पूर्वी, इसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड भी कहेंगे हम लोग। ठीक है, पूर्वी देशांतर से लेकर के यहाँ तक 76 डिग्री, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
ठीक है, EL भी हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये 61 डिग्री से 76 डिग्री के बीच में फैला हुआ है, देशांतर के बीच में, और 23 डिग्री 30 मिनट मतलब थोड़ा कर्क रेखा से ऊपर है, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, यहीं पर है कर्क रेखा, ये वाला नीचे भाग 23.5 डिग्री, तो 23 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर्क रेखा से ये उत्तर में ये देश स्थित है, ठीक है। यहाँ के क्षेत्रफल, जिस प्रकार भारत के क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ का क्षेत्रफल लिखा हुआ है आपका 8,03,943 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू है, ठीक है। इसके अतिरिक्त, उर्दू के अतिरिक्त यहाँ पर पंजाबी बोले जाते हैं, सिंधी बोले जाते हैं, पाश्तो बोले जाते हैं, और बोलाची भी बोली जाती है। ये वहाँ की भाषा, जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ बिहार में बिहारी है, भोजपुरी है, ठीक है, इधर मिथिलांचल में मिथिला है, मगही है, अंगिका है, और उधर झारखंड में चले जाइएगा, झारखंड में अलग अलग छोटा छोटा भाषा है, वो बोली जाती है। सिंध है, देखिए सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांतों के अतिरिक्त एक छोटी छोटी 10 रियासतों में एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से बटा हुआ पाकिस्तान का एक संघीय राज्य है। देखिए ये सब के बारे में बता रहा है। अब देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो 15.5 करोड़ है, ठीक है। और यहाँ पर कब? तो 2005 में मानव विकास UNO 2008, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना लोग निवास करते हैं? तो 150। और भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? आप लोग कमेंट में बोलेंगे। और बिहार में कितना है, ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और बांग्लादेश का मैं भी बता चुका हूँ। यहाँ मुख्य रूप से इस्लाम धर्म, कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म की अनुयायी पाए जाते हैं। यह है पाकिस्तान का प्रमुख जो नगर है, देखिए यही है इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और लाहौर, ठीक है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और लाहौर। एक बार हम लोग गूगल मैप में देखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर। देखिए आप लोग, कराची जो है समुद्र के किनारे है, ठीक है। तो कराची को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ का मैप और यहाँ के थोड़ा शहर को, तो ये है कराची शहर, ठीक है। तो कराची का जो है अंतिम बिंदु, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ के शहर का फोटो दिखाया गया है। ये है कराची शहर का इमेज, देखिए ये कराची शहर का इमेज है, ठीक है। यहाँ पे एक शहर है, वहीं के लोग का फोटो है। यार ये है बंदरगाह, कराची बंदरगाह, यहाँ पर पानी जहाज वगैरह दिख रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये है कराची शहर का। अब हम लोग अगला शहर देखने वाले हैं इस्लामाबाद। देखिए इस्लामाबाद कहाँ पे है? यही है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद का थोड़ा पिक्चर वगैरह हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ का थोड़ा बनाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। ये इस्लामाबाद का ही प्रमुख स्थलों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ पेंटिंग वगैरह भी दीवार में किया गया है, ठीक है। तो और कुछ फ़ोटो वगैरह भी हम लोग देखें। देखिए वो यही है इस्लामाबाद की सड़क, देख लीजिए बिल्कुल सड़क में ट्रैफिक जाम है ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आगे ये है इस्लामाबाद, वहाँ पर कुछ पहाड़ वगैरह भी नज़र आ रहा है, और ये शहर है। वहाँ के कुछ मकान के दिखाया गया है। और ये इस्लामाबाद में जो मस्जिद वगैरह हैं उनको दिखाया गया है। ये देखिए इधर पहाड़ है किनारे किनारे। ये थोड़ा भव्य शहर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो कभी कभी इस्लामाबाद को हम लोग चर्चा करते हैं, तो यही है इस्लामाबाद शहर।
इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ की देखिए थोड़ा होटल वगैरह में क्या क्या व्यवस्था है सब दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, अब हम लोग अगला शहर लाहौर को देखने वाले हैं। तो ये देखिए यही है लाहौर शहर। तो यहाँ का कुछ इमेज मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए लाहौर, ये लाहौर का पर्यटक स्थल के रूप में है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन दिखाया जा रहा है। ये है लाहौर का कुछ लोकेशन। देखिए लाहौर में इस प्रकार का एक फ़ोटो को, ये कुछ स्मारक है उसको बनाया गया है, और वहाँ का पार्क वगैरह है लाहौर का। तो लाहौर देखने में सुंदर नगर लग रहा है। तो ये है लाहौर। तो हम लोग कराची देख लिए, लाहौर देख लिए, इस्लामाबाद देख लीजिए। अब हम लोग अगला शहर की ओर बढ़ते हैं। एक ये है रावलपिंडी। तो वहाँ का कुछ देख लीजिए आप लोग। ये रावलपिंडी है पाकिस्तान का। यहाँ पर भी आबादी कम नहीं है, देख सकते ये रावलपिंडी है पाकिस्तान का। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर वगैरह थोड़ा हो रहा है शायद। ये रावलपिंडी है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का वैली है, देखिए पहाड़ में किस प्रकार से रोड बना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इस बुक में बहुत ही बेहतर ढंग से एक मैप दिया गया है। ये आपका फिजिकल मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पर है किरथर श्रेणी, या हम लोग किरथर पर्वत बोलेंगे। यहीं पर है सुलेमान, इधर है हिंदू कुश। तो हिंदू कुश से ही ये निकला हुआ है। और कुछ दर्रा है, खैबर दर्रा, बोलन गोमल दर्रा, और एक और यहाँ पे छूट गया है, इसको छपना चाहिए, बोलन दर्रा, खैबर गोमल बोलन। और उसके बाद देखिए इधर झेलम नदी है, यहाँ से इस प्रकार से इधर रावी है। ठीक है, और ये रावी हो गया, ये सतलज हो गया। और यहाँ पर एक शहर है मिठानकोट। जब हम लोग इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये सिंधु नदी से होते हुए इस प्रकार से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यही देखिए ये मकराना पर्वत है। एटलस में देखिएगा आप लोग को मिलेगा, यहीं पर मकराना तट है। उसके बाद यहाँ पर मध्य गकरान पर्वत है, सिंघान पर्वत है, रासकांड पर्वत है। ये बहुत ही डेप्थ जानकारी देने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सिंबल दिया गया है। ठीक है, तो ये सिंबल हमें इंडिकेट करता है। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। यहीं से कुछ दूरी पर एक प्रसिद्ध नगर है रावलपिंडी, जिसको हम लोग देखने का प्रयास किए थे। और कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। तो आप लोग से क्वेश्चन के रूप में बन सकता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? तो उत्तर क्या होगा? कराची। लाहौर, लाहौर क्या है? देखे भी, लाहौर भी बहुत खूबसूरत था। तो लाहौर दूसरा प्रसिद्ध नगर है। तो स्वाभाविक है कि कराची और लाहौर पाकिस्तान का चर्चित लोकेशन है। तो वहाँ से प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे स्थलाकृति की ओर। ठीक है, टोपोसिट की ओर, टोपोग्राफी की ओर। तो पाकिस्तान की जो बनावट है भारत के किस राज्य की तरह है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के एक राज्य है असम। असम कैसा है? पहाड़ी प्रदेश है। ठीक है, जो पूर्वी हिमालय में बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो असम से इसको तुलना किया गया है। तो पाकिस्तान की प्राकृतिक बनावट कैसा? असम की तरह है। ठीक है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत भी और पठारी भाग भी, समतल उपजाऊ मैदान भी और रेतों से भरा मरुस्थल भी पाए जाते हैं। देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है, पर्वत भी मिल गया, पठारी भी मिल गया, समतल मैदान भी मिल गया, और रेत मतलब बालू, बालू से भरा मरुस्थलीय मैदान भी देखने को मिल गया। ये दक्षिण में क्या है? तो समुद्र तटीय मैदान स्थित है। देखिए यहाँ पे समुद्र तटीय मैदान स्थित है यहाँ पे। ठीक है,
जिस प्रकार से भारत का मैप में हम लोग समुद्र तटीय मैदान इधर देखेंगे, इस प्रकार का भारत का मैप है। तो यहाँ ये वाला एरिया जो है पतला सा इधर, और इधर थोड़ा सा चौड़ा सा, ठीक है। तो ये समुद्र तटीय एरिया है भारत का। तो उसी प्रकार अब जहाँ पे समुद्र टच करेगा उधर ही समुद्र तटीय मैदान का विकास होगा। उसके बाद देखिए इसका सबसे ऊंचा भाग किधर है, तो उत्तर पश्चिम में है। पाकिस्तान में सबसे ऊंचा भूभाग किधर है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ पर 300 मीटर से अधिक भी है ऊंचाई वाले स्थान है। यहीं पर कुछ पर्वत श्रेणियों में एक श्रृंखला घुमावदार के रूप में बिल्कुल दक्षिण तक विस्तृत है, जो वास्तव में हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार पाया जाता है। तो हिमालय इस प्रकार से इधर निकल गया और हिंदू कुश के इधर निकल गया, जो पाकिस्तान की ओर चला गया है, ठीक है। तो ये हिमालय का ही पार्ट है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो देखिए हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें कौन कौन सी है, तो हिंदू कुश है, सुलेमान है और किरथर है, ठीक है। सुलेमान यहाँ की प्रसिद्ध चोटी है। देखिए सुलेमान यहाँ की प्रसिद्ध चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 3770 मीटर है, 3770 मीटर। यह पश्चिम सीमांत क्षेत्र में पड़ता है। इन पर्वत श्रेणियों में कई दर्रे हैं, जो अभी हम लोग मैप में देखे हैं। दर्रा क्या होता है, तो दो पहाड़ों के बीच में एक गैप होता है, जहाँ से रास्ता वगैरह सड़क वगैरह बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं, खैबर, बोलन, गोमल। इसका ट्रिक है खो न तो बेलन से क्या करेंगे, गोबेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग खैबर, बोलन, गोमल, ये प्रमुख वहाँ की दर्रा है। भारत में बहुत सारे दर्रे हैं, वैसे यहाँ पे प्रमुख दर्रा है। यहाँ का दक्षिण पश्चिम भाग कैसा है, पठारी भाग है, जो बलूचिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ की औसत ऊंचाई कितना है, 300 से 1000 मीटर तक है, और ये शुष्क प्रदेश है। शुष्क मतलब वर्षा कम होती है, जिसमें कई कटी फटी क्या है, कटी छटी घाटियाँ हैं, और खारे पानी की झील भी है। और पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में पोटवार का पठार है। तो कई बार ये भी कंपटीशन में पूछा गया है, पोटवार का पठार कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में भी मरुस्थलीय है। यहाँ पर कई रेत के टीले भी हैं। इसकी संरचना थार के मरुभूमि, जो भारत में थार के रेगिस्तान है, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है, से मिलती जुलती है। इस मरुस्थलीय भाग में दक्षिण पश्चिम में सिंधु नदी की मैदान है, जिसका निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, सिंधु तथा सिंधु के सहायक नदियों द्वारा हुआ है। और यहाँ पर भी प्रत्येक वर्ष जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है, और जलोढ़ मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होते हैं, जिसको दो भाग में बांटा जाता है। नवीन को हम लोग खादर कहेंगे और पुरानी को जलोढ़ कहेंगे, ठीक है। तो इसी भाग की समुद्र तल से में ऊंचाई मात्र 150 मीटर है। देख लीजिए, बहुत कम ऊंचा है। यहाँ दक्षिण भाग में क्या है, डेल्टा का समुद्र तटीय भाग मैदान भी फैले हुए हैं। अब यहाँ के हम लोग थोड़ा देखेंगे जलवायु। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी और उष्ण मरुस्थलीय है, ठीक है। यहाँ गर्मी में बेहद गर्मी और ठंड में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, अर्थात महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। हम लोग हायर क्लास का बुक जब टच करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कोपेन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इन वर्ल्ड, ठीक है, तो वर्ल्ड की जलवायु हम लोग कोपेन के अनुसार पढ़ेंगे। तो कोपेन का कहना है कि महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु होती है उसकी विशेषता होती है कि
गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ना और ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ना। तो उसी प्रकार से बिहार के भी जलवायु है बाबू लोग। ठीक है, तो जाड़े के मौसम में यहाँ तापमान 7 डिग्री से कम रहता है, देख लीजिए, और पर्वतीय भाग में बर्फ जम जाता है। लेकिन वहीं गर्मी के समय में 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थल है जैकोबाबाद, 55 डिग्री तक पहुंच जाता है सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थल कहाँ है, तो जैकोबाबाद। जैकोबाबाद है कहाँ पे, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पूर्वी मरुस्थलीय भाग में धूल भरी आंधियाँ चलती है और चारों ओर रेत के टीले दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर वर्षा का अभाव है और रहेगा ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तर पूरब से मानसून का एंट्री करता है। ठीक है, और उधर जाते जाते मानसूनी हवाएं सूख जाते हैं तो वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ की औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर है। जाड़ों में देखिए, जाड़ों में यहाँ पर चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में जाड़ों में किस प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय, संवहनीय या चक्रवाती। तो ये चक्रवाती वर्षा होती है। गर्मियों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों से यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, और वर्षा यहाँ पर एक समान नहीं है। पर्वतपदीय क्षेत्र में कितना, तो 75 से 80 सेंटीमीटर, और मैदानी क्षेत्र में कम होता है। ठीक है, और पश्चिम में 10 से 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। यहाँ की प्रमुख नदी यही है सिंधु, और सिंधु के साथ में जल समझौता हुआ था 1960 में, लेकिन पाकिस्तान के कुछ काले कारनामे के कारण सिंधु जल समझौता अब हाल ही में तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही समस्या का विषय बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसको पंचनद कहते हैं। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो उसमें सिंधु का नाम भी दिया जाता है। तो सिंधु में देखिए कौन कौन है, तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, सिंधु नहीं है। ठीक है, सिंधु नदी को नद के नाम से पुकारा जाता है। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय के उस पार से होता है, इसलिए इसको सिंधु को पूर्ववर्ती नदी का भी एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। और ये लंबा सफ़र करके जब हम लोग इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो भारत में 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से यह गुजरते हुए आपका पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान से होते हुए आपका अरब सागर में ये अपना पानी गिराती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी सभी सहायक नदियाँ उत्तर पूरब से मैदानी के मध्यवर्ती भाग में आकर इसमें मिलती है। सिंधु की सहायक नदियाँ, अब यहाँ पर देखिए एक काबुल नदी भी है जो अफगानिस्तान होते उत्तर पश्चिम से आकर के यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो पाकिस्तान को सिंधु की देन कहते हैं। अगर सिंधु नहीं होगी तो पाकिस्तान ख़त्म कहानी। जिस प्रकार से नील नदी का देन मिस्र को कहते हैं, उसी प्रकार सिंधु नदी का देन है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान से सिंधु नदी बंद कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो पाकिस्तान पूरा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु पाकिस्तान से अनुपस्थित हो जाए तो पूरा देश, देख रहे हैं, पत्थरों और रेगिस्तान से पूरा ढेला उलस भर जाएगा। इसीलिए इसको, अब देखिए यहाँ पर अन्य नदी, जो छोटे नदियाँ हैं उसमें कुछ नदी है, तो कौन कौन नदी, जोब, पंचमेल और टोची और चित्राला, ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, जो प्रमुख नदी है वो सिंधु है। ये सबसे बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी धाराएं कैसी होती, तेज होती है, लेकिन गर्मी में सूख जाती थी। ये बरसाती नदी है।
यहाँ सिंधु और अन्य बड़े नदियाँ बड़े पैमाने पर बांध बनाया गया है। बांध बनाया गया क्यों? क्योंकि उसको पानी चाहिए। बांधों का इस प्रकार विकास संसार के अन्य जगह कम मिलते हैं। बांधों के विकास द्वारा यहाँ पर नहरों का जाल, बहुत सारा नहर का जाल विकसित किया गया है। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं। और नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ के प्रमुख बांध है मंगला बांध। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मंगला डैम किस देश में है? ठीक है, तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आप लोग एटलस बुक में इसे खोजने का प्रयास करेंगे। सक्खर, इस्लाम, ठीक है, और बारासाक, ये सब बांध का नाम है। लेकिन उसमें एक ये मंगला जो डैम है, इसको याद रखना है और एटलस में खोजना है। हो सके तो एक बार मैं मंगला डैम को दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यही है मंगला डैम। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे नहर निकाले गए हैं। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, मीरपुर के बगल में है। और झेलम नदी देख सकते हैं, वहीं से धीरे धीरे क्रॉस किया है। देखिए यहाँ पे ये है मंगला डैम का कुछ सीन। ठीक है, बांध है वहीं पर। देखिए, ये मंगला डैम का कुछ दृश्य दिखाया जा रहा है। और यही फाटक है, जिस प्रकार हम लोग कोसी बैराज में पढ़ते हैं फाटक, तो ओवर पानी होने के बाद यहाँ पर इसको खोला जाता होगा। ठीक है, तो ये है मंगला डैम। देखिए, जब पानी खोला जाता है तो इस प्रकार का दृश्य दिखता है ओवर पानी होने के बाद। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोटिंग वगैरह की भी सुविधा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर बता रहा है यहाँ की बड़ी नहर ऊपरी चिनाब, निचली चिनाब, ऊपरी झेलम, निचली झेलम, ऊपरी बारी दोआब नहर है। ठीक है, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा कई दोआबों का निर्माण होता है। दोआब मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पंचाब। ठीक है, तो आब के मतलब होता है नदी। ठीक है, तो पंजाब। ठीक है, तो वहाँ पर भी आब लग रहा है, तो यहाँ पर दोआब। तो दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि का निर्माण हो रहा है, जिसमें हाँ निचला बारी प्रसिद्ध है, रचना, छेज, सिंधु सागर दोआब, ये सब क्या है? तो आपको जो हायर लेवल के एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं कि किन किन नदियों के बीच में है। तो सिंधु नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हुई सीधे कहाँ? तो अरब सागर में गिर जाती है। देखिए, यहाँ पर लिखने का भी प्रयास किया ये बोर्ड, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो 9th क्लास के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि इस प्रकार से रेड कलर में लिखा जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग से पूछा जा सकता है दोआब किसे क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक स्वरूप एवं जलवायु किसी भी क्षेत्र की मिट्टी और वनस्पति को प्रभावित करती है। समझ लीजिए कि जलवायु जो है गाय है। ठीक है, गाय, तो जिधर गाय चलेगी उधर छोटा उसका बछड़ा चलेगा। ठीक है, तो जहाँ की जलवायु जैसा होगा, वहाँ की खान पान, रहन सहन, लोगों की वेशभूषा, ठीक है, वहाँ की पहनावा, ठीक है, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, ये सब उसी के अनुकूल होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे मैदानी प्रदेश का जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो आपका बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप पर्वतीय प्रदेश में चल जाएंगे तो वहाँ पर शंकु शेप में होता है। इस प्रकार से शंकु शेप में, ट्री शेप में होता है, इस प्रकार से ऐसे करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होता है, स्नोफॉल होता है, यहाँ पर फिसल करके गिर जाएगा। अब मैदानी क्षेत्र में बरगद का पेड़ देखे होंगे इस प्रकार से बड़ा सा। अब यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो इस प्रकार के पेड़ नहीं मिलेंगे।
तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ उत्तर पूर्व में नए और पुराने जलोढ़ मिट्टियाँ का फैलाव है, काफ़ी उपजाऊ है। पश्चिम और मध्य पश्चिम में पथरीली मिट्टी है और दक्षिण पूर्व भाग में पठारी और मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मिट्टियाँ रेतीली और पथरीली है। शुष्क मतलब वहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह कम पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व में सिंधु की डेल्टा है जहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टियाँ मिलती है और ये काफ़ी उपजाऊ है। वर्षा के कमी के कारण यहाँ पर वनों का विस्तार नाम मात्रा के हुआ है और वन देख लीजिए मात्र 3% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। उत्तरी पर्वत के उच्च भाग में देखिए यहाँ पर देवदार, चीड़ और फर और स्प्रू आपका प्रधान है। क्या ये सब? तो पेड़ का नाम है, ठीक है, पेड़ के प्रजाति का नाम है। बलूचिस्तान के पठार में पाइन और ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न हायर लेवल के परीक्षा में पूछा जा सकता है। बलूचिस्तान के पठार में कौन कौन से पेड़ वृक्ष पाए जाते हैं? तो पाइन और ओक। मध्य भाग में नदी बेसिन बबूल, बबूल देखिए आपका ये रेगिस्तानी क्या है, ये वनस्पति है। शीशम, नीम, आम के वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वी भाग में देखिए जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ मिलता है। सिंधु के मध्य में क्या है? घास के मैदान है। सिंधु के मध्य भाग में घास के मैदान है। अल्प वर्षा वाला क्षेत्र होते हुए पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहर बहुत ज़्यादा निकाला गया है और नहर के कारण ही कृषि प्रधान है। अभी सिंधु नदी का जल हम लोग जब पाकिस्तान के कुछ काले कारनामे के कारण बंद कर दिया गया तो वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 19% भूमि पर कृषि की जाती है और 72% आबादी कृषि पर आश्रित है। बहुत बड़ा समझ लीजिए कि बैकबोन उसका भी एग्रीकल्चर है। सिंधु उसकी सहायक नदियों द्वारा अत्यंत उपजाऊ है। सिंधु उसकी आपका देखिए बड़ी बड़ी नहरों का विकास किया गया है, इसीलिए इसको नहरों का देश भी कहते हैं, जिसके द्वारा कुल कृषि योग्य भूमि का 63% भूमि सिंचाई की जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल क्या है? गेहूँ है और 55% भूमि पर गेहूं का फसल होता है। जिस प्रकार यहाँ पर इंडिया में सबसे अधिक चावल होता है उसी प्रकार पाकिस्तान में सबसे अधिक गेहूं होता है। उसके बाद देखिए अन्य फसल में क्या क्या? चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिलहन, गन्ना और तंबाकू। चावल की खेती कहाँ होता है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में बहुत सीमित क्षेत्र में की जाती है। गेहूं मुख्य रूप से पंजाब के पश्चिमी भाग में पैदा किया जाता है। वहाँ पर भी एक पंजाब है, ऐसा नहीं सोचना है कि भारत का पंजाब। दूसरे स्थान पर क्या है? चना है, चना। उसके बाद देखिए मकई, ज्वार, बाजरा की खेती सीमित मात्रा में उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर क्या? तो सिंचाई की व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं है। नकदी फसलों में यही है कपास, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण कपास पर जो आधारित उद्योग है उस पर भारत के लिए बुरा प्रभाव पड़ा था। गन्ना भी प्रमुख है जो क्रमशः 15 और 5% भूमि पर उगाया जाता है। वर्षा की अनिश्चितता की कमी को पूरा करने के लिए अनेक बांधों का निर्माण किया गया है। वो बांध हम लोग देख लिए, ठीक है, जिसके कारण ये सब हुआ है। देखिए अब पाकिस्तान में कुछ खनिज का लोकेशन दिया गया है, इसमें मैप अच्छा से नहीं दिख रहा है, हम प्रयास करेंगे मैप दिखाने का, अच्छा वाला मैप। देखिए यहाँ पर खनन और उद्योग अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है। तो खनिज पदार्थ के दृष्टिकोण से पाकिस्तान कैसा है? नेपाल की तरह गरीब है पाकिस्तान, है जापान की तरह भी गरीब है। लेकिन यहाँ पर कुछ खनिज मिलते हैं जिसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, क्रोमाइट, जिप्सम, लोहा, सेंधा नमक, चूना पत्थर, बॉक्साइट, गंधक, ये सब पाए जाते हैं। खनिज तेल का उत्पादन कहाँ कहाँ से हो रहा है? तो आपका बाल्कासार पूछ देगा, पाकिस्तान में बाल्कासार किस खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो ये खनिज तेल के उत्पादन के। खैरपुर, अटक, चकवाल में होता है। तो ये जो 4 लोकेशन है यहाँ पर क्या होता है? तो खनिज तेल का उत्पादन होता है। तो इसको भी आप लोग वन लाइनर में लिख सकते हैं। रावलपिंडी, रावलपिंडी जो हम लोग देखे हैं, ठीक है, शहर
बाल हैदराबाद में कई क्षेत्र में कोयला का खनन होता है, और अटक सरगोंधा चित्राल एवं मियाँवाली क्षेत्र में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और बलूचिस्तान की जोब घाटी में क्रोमियम का भंडार है। कभी पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या पूछा जा सकता है कि जोबा घाटी जो है उसमें किस खनिज का भंडार है, तो क्रोमियम है। मैग्नीज के लिए लास बेला और कोहाट क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक गैस सुई, खैरपुर और लायलपुर से होता है। तो ये लोकेशन हम लोग को जानना है और बार बार इसको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग उद्योग यहाँ का। तो यहाँ कृषि और रसायन पर आधारित उद्योग अधिक विकसित किया गया है, जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, खेल के सामान पाकिस्तान प्रसिद्ध है, रावलपिंडी। कागज उद्योग, रासायनिक, दिया सलाई उद्योग, ये सब वहाँ के प्रमुख है। यहाँ पर देखिए खनिज पर आधारित उद्योग सीमेंट, तेल शोधक, प्राकृतिक गैस पर आधारित कुछ उद्योग है। वन पर आधारित उद्योग देखिए रावलपिंडी नहीं, सियालकोट होगा, थोड़ा मेरा दिमाग से फिसल गया। ठीक है, आपका खेल के सामान कहाँ पर, वन पर आधारित उद्योग खेल का सामान के लिए पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खेल के सामान में क्या, हम लोग जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो सियालकोट जो है आपका खेल के सामान को बनाने में और पूरा विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि पाकिस्तान में कहाँ पर खेल के सामान बनता है। ठीक है, या दे सकता है सियालकोट, ठीक है, किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो खेल के सामान। ठीक है, मुल्तान, कराची, लायलपुर, लाहौर, उकड़ा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। इस प्रकार में भारत में अहमदाबाद, सूरत, ये सब है। तो उसी प्रकार पाकिस्तान का कुछ लोकेशन है। हरनोई, बनू और कादियाबाद ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, देखिए ऊनी वस्त्र के लिए पाकिस्तान का। ठीक है, नौशेरा और रहवाली में फाइबर पेपर, ये फाइन पेपर, दफ्तरी पेपर, बांस पर आधारित उद्योग पर ये है। ठीक है, और अगला है चारसदा, मर्दान और ओहराबाद में चीनी का क्या है, मिल है। मर्दान, पेशावर एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, एशिया के सबसे बड़ी चीनी मिल पेशावर में, मर्दान में है। ठीक है, कराची, हैदराबाद, दाऊद खेल, बाह और रोहरी में सीमेंट उद्योग है। देखिए ये सब लोकेशन में सीमेंट का उद्योग है यहाँ पे। ठीक है, दाऊद खेल में रसायन पदार्थ से बनने वाला सबसे बड़ा केंद्र है दाऊद खेल, यहाँ पर रसायन पदार्थ का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अतिरिक्त नौशेरा, लायलपुर, हरिपुर कास्टिक सोडा, गंधक, तेजाब, रासायनिक, डीडीटी, रेजिन, ठीक है, पेन, सीलन और रंग बनाए जाते हैं। कराची के मोरगाह तेल शोधक, देखिए कराची का जो है तेल शोधक केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, और सुई में गैस पर आधारित उद्योग है। जिस प्रकार बिहार में बरौनी में जो स्थित है तेल शोधक कारखाना, उसी प्रकार यहाँ पर कराची के मोरगाह में है। यहाँ पर देखिए कुहरा में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र है, देख लीजिए कुहरा में। ठीक है, यहाँ से निर्यात क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है। विदेशी व्यापार के मुख्य रूप से किसके साथ ही करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ईरान, भारत, कनाडा, चीन, रूस के साथ इसका होता है। यहाँ से मशीन, रेल के इंजन, रेल के डिब्बे, जलयान, वायुयान, ट्रैक्टर, लोहा अयस्क, कोयला, चाय, कागज, पान, चावल इत्यादि आयात करता है ये। ठीक है, ये सब खरीदता है। एवं कपास, देखिए कपास, खाल, चमड़ा, फल, तंबाकू, कागज, चमड़े के जूते, ये क्या करता है, बेचता है, निर्यात करता है, दूसरे कंट्री में भेजता है। यहाँ का अधिकांश ग्रेट ब्रिटेन
और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से सामान ये बेचता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो देखिए, पाकिस्तान के सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिया गया है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची, और उस हवाई अड्डा का नाम है जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। खेल के सामान, देखिए आ गया, खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन है? सियालकोट है। ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, अब जो है अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? तो 3770 मीटर। ठीक है, अब कुछ नदी का नाम है। सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी इस प्रकार से ऐसे बहती है और ऐसे आकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो किधर बह रही है? तो देखिए, इसका लोकेशन उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम होगा, लेकिन इसका सही उत्तर हम लोग इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे से बहती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। पाकिस्तान को सिंधु का देन क्यों कहते हैं? अगर सिंधु नहीं होगी तो सारा इसका अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान यदि फल फूल रहा है, या कृषि के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, तो उसमें सिंधु का विशेष योगदान है। और सिंधु का उद्गम कहाँ? तो आपका हिमालय के उस पार में होता है। ठीक है, और वहाँ से भारत से होते हुए ये सिंधु नदी कहाँ? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो सिंधु जल समझौता हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में, भारत के अपवाह तंत्र में, तो वहाँ पे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसके तहत 1960 में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था। उसके तहत पाकिस्तान को अधिकार दिया गया था कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत, लेकिन वो समझौता तोड़ दिया गया। पर पाकिस्तान की जलवायु की विशेषता पर व्याख्या करें। तो पाकिस्तान की जलवायु कैसा है? टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम लोग मरुस्थलीय और उष्ण मरुस्थलीय और मानसूनी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। खनन उद्योग का विकास पर वर्णन करें, और आप लोग को प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है पाकिस्तान का एक रेखा चित्र बनाकर, रेखा के माध्यम से एक चित्र बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, रेखा चित्र के बनाकर इसमें प्रमुख औद्योगिक के खनिज केंद्रों को दर्शाएं। तो मैं आप लोग को, ठीक है, गृह कार्य के रूप में, यदि आप लोग बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक मैप बनाइएगा, एक नहीं कई मैप बनाइएगा। ठीक है, एक मैप में बनाना है नदी को दिखाइए। ठीक है, दूसरा मैप में पर्वत को दिखाइए, तीसरा मैप में वहाँ की प्रमुख शहर दिखाइए, चौथा मैप में आप लोग वहाँ जो औद्योगिक वाला एरिया को दिखाइए, पांचवा मैप में दिखाइए आप कौन कौन से जो बंदरगाह है, बंदरगाह वाला एरिया को दिखाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से मानचित्र बना करके ही पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है? दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों तक भी इसका लिंक को शेयर करने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें और आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो सके। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए पुनः मैं हृदय से आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।